अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन चूंकि ये ऑनगोइंग मसला है और इस पर हर तरफ से पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ब्रॉडशीट का मामला है। इस ब्रॉडशीट के हवाले से एक तरफ जहाँ वज़ीर आज़म साहब बड़ा वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि अमीर हुक्मरानों की करप्शन को इस ब्रॉडशीट ने दोबारा बेनकाब किया है, वहीं पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इससे शरीफ फैमिली से कोई रब्ता नहीं हुआ ब्रॉडशीट का, और ये इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुंह काला हुआ है, इस हुकूमत का मुंह काला हुआ है। आज शाम भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जहाँ पर उनका ये कहना था कि शहजाद अकबर साहब कमीशन मांगते हैं, दीगर हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ मामलात में कमीशन मांगते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली हर मामले में सुरखरू हुई है और रिबर्टल सामने आए हैं जिनमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि चाहे मुल्तान की मेट्रो हो, चाहे दीगर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे जो ब्रिटिश हाई कमीशन के हवाले से एक मामला था वो हो, तमाम तर चीज़ों में बैकफुट पर गए हैं और तस्लीम किया गया है कि तमाम तर काम पंजाब में या वफाक में शरीफ फैमिली ने शफाफियत से किए हैं और उन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ब्रॉडशीट के हवाले से जो 2000 से लेकर 2003 तक परवेज़ मुशर्रफ साहब का टाइम था, उसमें इस फर्म को हायर किया गया, लेकिन जिस तरह से जो तमाम तर हक़ाइक़ अब तक सामने आ चुके हैं कि जब जब अपने करीबी लोगों पर या अपने ऐसे लोगों के हवाले से ब्रॉडशीट कोई ना कोई मालूमात फ़राहम करता रहा तो वहाँ पर या अकाउंट से चीज़ें गायब हो जाती रहीं या ओवरनाइट एक्शंस लेकर उनको बचाया जाता रहा। उनमें उस वक्त के साबिक़ वज़ीर दाखिला का नाम बड़ा वाज़े तौर पर सामने है, और उसके बाद कहा गया कि ये तमाम तर मामलात चलते गए, फिर ब्रॉडशीट को पेमेंट नहीं हुई, फिर वो पेमेंट ना होने के बाद एक मामला अदालत में गया, एक जुर्माना आयद हुआ नैब को, गवर्नमेंट पाकिस्तान को, उसके बाद दोबारा से ये मामला अदालत में गया, फिर मज़ीद जुर्माना आयद हुआ, और फिर ये जो पहला इंटरव्यू आया था इस ब्रॉडशीट के सरबराह मूसवी साहब का, उन्होंने जो बात कही वो 2012 की कही है, जब एक डार साहब नामी एक शख्स जो कि शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, भतीजे या भांजे नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के बताए जाते हैं, उन्होंने रब्ता किया और कुछ पैसों की ऑफ़र की, लेकिन वो 2012 की बात अब सामने आ रही है। जब मज़ीद तफसीली इंटरव्यू हुए इस ब्रॉडशीट के सरबराह से तो ये बात सामने आई कि वो तो मामला अपनी जगह पे था, पर 2018 में जब शहजाद अकबर साहब उनको मिले लंदन के एक निजी होटल में, तो वहाँ पर एक साहब थे जो अपने कट की बात कर रहे थे। उन साहब का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कोई एक साहब थे जो अपना कट, अपने शेयर में दिलचस्पी रखते थे। अब अगर एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हुक्मरानों को बेनकाब किया, दूसरी जानिब शरीफ फैमिली के तर्जुमान या वो लोग कह रहे हैं कि ये परवेज़ मुशर्रफ को बेनकाब किया और आज के हुक्मरानों को बेनकाब किया। हकीकत यह है कि इसने आमरीत से लेकर जमहूरियत तक इस ब्रॉडशीट के फैक्ट्स ने सबको बेनकाब किया है और सबके पास कोई जवाब नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब क्यों अपने करीबी लोगों को बचाते रहे, नोबडी हैज़ एन आंसर टू इट। आज परवेज़ मुशर्रफ साहब से सवाल करने वाला कोई नहीं है। उस वक्त की हुकूमत के लोग कोई किसी जमात में हैं तो कोई कहाँ हैं, और वो PTI में भी हैं, PMLN में भी हैं, तो कोई सवाल करने वाला नहीं है कि तब क्या हो रहा था और इस फर्म ने जो खिदमात फराहम की वो फिर कहाँ गई और क्या मामला बना। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो दौर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का रहा है उसके हवाले से बहुत से सवालात हैं। अगर 2012 में मान लीजिए कि ये बात सच है कि वाकई अप्रोच किया गया चीज़ें छुपाने के लिए, तो ये एक बड़ा धब्बा और सवाल है नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली पे। और 2018 में अगर शहजाद अकबर साहब के साथ कोई कट मांग रहा था वहाँ पर चीज़ें पब्लिक करने के लिए, तो ये इस मौजूदा हुकूमत पर सवाल है। फिर जो हुकूमत कहती थी कि वो सुराग लगाएंगे, चीज़ें बेनकाब करेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वो वापस अब तक ना ला पाना और बड़ी बड़ी कहानियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जिस तरह से कह लीजिए कि सिर्फ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उस तरह से कहानियाँ सुनाए जाना अब तक, और रिकवरी ज़ीरो होना और उस पर किसी का कोई सवाल ना करना इस मौजूदा हुकूमत से, तो ये इस हुकूमत पर भी सवाल है। ये पूरे के पूरे निज़ाम, पूरे के पूरे जो स्टेक होल्डर्स पिछले 2 दहाइयों में 20 साल में इस रियासत में रहे हैं, चाहे दो वो पार्टी जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, ये नई पार्टी जो रियासत मदीना की बात करती है, या वो आमिर जो पाकिस्तान फ़र्स्ट की बात करते हुए एहतसाब का नारा और मुल्क को सही डगर पर चलाने की बात करते थे, सब के किरदार पर उंगलियां उठती हैं, लेकिन सब एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर कोई बात लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हक़ाइक़ कितने हैं इस ब्रॉडशीट में या नहीं हैं, इसकी कितनी तहकीकात होनी चाहिए, और ये इंटरव्यूज़ हैं अभी, यकीनन ये मफरूज़ों पर मबनी है, इनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन आया वो सामने आना चाहिए या नहीं, और जो मुलव्वस है उस पर बात होनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी या कभी नहीं होगा, या इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर वाज़े तौर पर पता लगता है कि सभी कहीं ना कहीं इसमें वन वे और अनदर मुलव्वस रहे हैं या कोई ना कोई फ़ायदा अपना ज़रूर चाहते रहे हैं, ना कि वो
रियासत पाकिस्तान या कौमी ख़जाने का फ़ायदा चाहते थे। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें, ब्रॉडशीट के मामले पर हम बात करें। कल भी हमने कुछ बात की थी, मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ऑनगोइंग दीगर मामलात हैं, जो सियासी मंजरनामे की सूरत हाल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब वापस पहुंच रहे हैं आम पैगाम लेकर। वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों में क्या डिस्कस करते रहे, क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं, ये दिलचस्प होगा। क्या नई स्ट्रैटेजी होगी या सिर्फ ये कहने की बात है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल एक अपनी राय रखते हैं, अपनी बात का इजहार करते हैं। उन्होंने लाइटर नोट पे बात की थी, वो बज़िद हैं रावलपिंडी आने पे, समझ से बालातर है रावलपिंडी में किस जगह का इंतखाब करना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और PMLN बिल्कुल इस मामले के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपनी अपनी एक फ़्लाइट है। 31 जनवरी की डेडलाइन है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, वक्त गुजरता जा रहा है। तो देखना ही होगा मामलात किस तरह बढ़ते हैं। फिर जो नंबर गेम है उस पर काम शुरू हो चुका है। सेनेट इलेक्शन को लेकर मुख्तलिफ गठजोड़ हो रहे हैं, किस तरह से वो 48 सेनेटर्स जो रिटायर होंगे उनकी जगह को फिल करना है और किससे ज़्यादा वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी लेनी है। इसके लिए तमाम तर कोशिशें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। मैं चाहूँगा हम इस पर भी प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुबशर बुखारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। मुबशर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, आप कैसे देखते हैं? मैंने तो अपना ज़ाविया सर अपने इब्तदाइया में बता दिया, जो मैं ब्रॉडशीट को जितना मैंने पढ़ा है अब तक और जितना ये इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं या पढ़े हैं कह लीजिए, उसमें तो मुझे सब पर ही बात होती नज़र आ रही है। मतलब अगर मुशर्रफ साहब प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी को या उनके लोग, तो सवाल उनसे भी है। अगर वाकई नवाज शरीफ की फ़ैमिली से कोई पैसों की ऑफ़र कर रहा था तो सवाल तब भी है। अगर कोई कट और शेयर की बातें कर रहा था तो सवाल इस हुकूमत पर भी है। सवाल वो ये है कि वो बेशक शहजाद अकबर साहब थे या नहीं थे, वो कोई भी XYZ कोई शख्स था जिसने ये बात वहाँ की, शहजाद अकबर साहब को पता चली, तो फिर हम नहीं जानते आज 2021 में भी कि उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया इस रियासत मदीना। मुझे तो सब सर इस तमाम में नंगे नज़र आ रहे हैं। बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे आपने मुझे इजहार ख्याल करने का कहा है अरसलान भाई, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ है, मैं ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ जिस पे मैं बात नहीं करना चाहता, चूँकि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिफ़ाइन करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन वो आड़े आ जाता है। मेरा ख्याल है ज़ाती के पहले सबसे हमें ब्रॉडशीट की जो कंपोजिशन है और इसके जो लिंक्स हैं ना, इन्हें अनअर्थ करने की ज़रूरत है कि क्या वजह हुई कि मुसलसल हम ब्रॉडशीट को ही, जबकि वो कुछ ऐसी चीज़ एविडेंस प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, और हम मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत जो है ब्रॉडशीट को इम्पोर्टेंस दिए हुए है और मुसलसल पेमेंट भी कर रहे हैं और फाइन्स भी खा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ब्रॉडशीट ही क्यों? और फिर किसी की भी हुकूमत हो, खा वो जनरल मुशर्रफ की हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और फिर PMLN की हुकूमत, और अब PTI की हुकूमत, ये ब्रॉडशीट ही इनकी कमज़ोरी क्यों बनी हुई है अगर आपने इंटरनेशनल करप्शन अनअर्थ करनी है। एक स्टोरी जो मैंने 2018 जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, जो मैंने इन्वेस्टिगेटिव एक स्टोरी उस वक्त की, वो प्रॉपर्टी जिसकी बात कर रहे हैं वो सिंगापुर में शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टी थी, जिसका तखमीना तकरीबन $1 बिलियन लगाया गया था। और ये मेरे मैगज़ीन ट्रूथ ट्रैकर में ये स्टोरी छापी थी मैंने, अगर मुझे करेक्टली याद है उसके फैक्ट्स, तो बिल्कुल ऐसी ही बात थी। और उसमें कहा यह जा रहा था कि जो ब्रॉडशीट है ये इन्हें इस मकाम पे ले आई है कि वो कुछ बार्गेन करने की पोजीशन में थे और करना भी चाह रहे थे। और जो आपने कमीशन की बात की वो बिल्कुल मतलब मेरे जो सोर्सेज हैं और कुछ एविडेंसेस ऐसी थी कि वो बात की गई। वो जिन साहब ने की उनका भी नाम नहीं लिया जा सकता है इस वक्त, क्योंकि प्रॉब्लम होगी वो। और शहजाद अकबर साहब की प्रेजेंस 2018 की बात कर रहे हैं उस मीटिंग में, 2018 की जी 2018 की बात है। और वाज़े तौर पर उन साहब ने ब्रॉडशीट वालों से कहा था कि जब आप रिकवरी करें तो जो आपने रिकवरी शो करनी है वो आपने मेरे कमीशन को रख के रिकवरी शो करनी है। तो ये बात तो है। अब उस मीटिंग में शहजाद अकबर साहब थे या नहीं थे, इसकी जो है हमें तस्दीक नहीं हो सकी थी उस वक्त, लेकिन शायबा यही पाया जाता है कि ब्रॉडशीट के सरबराह अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो थे,
लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जी, उनको हैरत हुई, जी, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, तो वही मामला है कि ब्रॉडशीट ही एक तो कमज़ोरी हुकूमतों की क्यों है, वो किसी की भी हो। दूसरा, हम उन्हें आज तक ऑडिट ये करवाया जाए हुकूमत पाकिस्तान ने कितने पैसे पे किए हैं और ब्रॉडशीट ने रिकवरी क्यों की है। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे जब ये मैं इस पे स्टोरीज़ कर रहा था, अभी रिसेंटली एक और स्टोरी पे मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है, बस ठीक है, हो गया काफ़ी ज़िंदगी में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म। तो ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जिसका कोई फ़ायदा ना हो और जो आपको ही ट्रबल में लाए, करने की ज़रूरत नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान ने उन्हें कोई पेमेंट की, जिसके बाद उनके सरबराह ने शायद मैंने उनका इंटरव्यू भरपूर तरीके से सुना नहीं, उसके बाद भी उन्होंने क्लेम किया जी हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया था बाकायदा पेमेंट करने के लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर में थी, और वो आज तक उसका भी नहीं पता चल सका कि वो पेमेंट किसको करके आए हैं। अगर ब्रॉडशीट वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो एक पैसा नहीं मिला, तो ये ब्रॉडशीट का अपना सेटअप और फिर पाकिस्तानी हुकूमतों के ताल्लुकात और ब्रॉडशीट को कौन रन कर रहा है, पीछे कौन है, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है और कौम के सामने लाने की ज़रूरत है। पैसा रिकवर होना ना होना एक अलग इशू है, लेकिन जो पैसा उन्हें पे हो रहा है वो आपके और मेरे टैक्स की अमाउंट से हो रहा है। मुझे तो ब्रॉडशीट का अपना जो किरदार है वो इंतहाई डूबियस और मशकूक नज़र आता है। अपना किरदार भी डूबियस है और मशकूक नज़र आता है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए चीज़ें सामने आ रही हैं। कमर चीमा साहब, आपका देखने का क्या जाविया होगा? यकीनन आप फॉलो कर रहे हैं, आपने भी इस पर नज़र रखी हुई है, जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये मामला जो अभी जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया, ये हाई इंपॉर्टेंस का तो हो गया जब वज़ीर आज़म साहब ने इस पर बड़ी तवज्जो दी। वज़ीर आज़म साहब ने अपने तर्जुमानों को और आगे पीछे लोगों को कहा कि इसको हाईलाइट करें मीडिया में, तो ऑटोमेटिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब एक बात को इतनी वेटेज देते हैं तो इम्पोर्टेंट होगी पूरे पाकिस्तान में। मैं कहना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका नैरेटिव ही सारे का सारा करप्शन, एंटी करप्शन है कि जी मैं करप्शन नहीं होने दूंगा और जो लूटा हुआ पैसा वो मैंने वापस लेना है, तो जारी बात है उन्हें जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो दोबारा मोमेंटम उनका बिल्ड हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि जब से ये मामला तय हुए हैं, ब्रॉडशीट को ही आप ले लें, 2000 में इनका एक मुआहदा होता है नैब में, 2003 में खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि सेटलमेंट कहीं पे हो गई है या उसके बाद फिर खामोशी है, और फिर उसके बाद से लेके पता नहीं चलता कि ब्रॉडशीट क्या कर रहा है या पाकिस्तानी इदारों ने, नैब ने या इनको किस तरह इस्तेमाल किया। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब के हाथ कुछ आ नहीं रहा जो करप्शन के मामलात हैं शरीफ फैमिली में। पहली बात, नवाज शरीफ साहब खुद भी बाहर चले गए। मैं समझता हूं ये इमरान खान साहब के जो अकाउंटेबिलिटी का नारा है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के हाथ कुछ नहीं आ रहा और इस तरह की चीजें पकड़ के एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और वो समझते हैं कि मीडिया की हद तक हम इनके शरीफ फैमिली के खिलाफ या जो करप्शन के खिलाफ नैरेटिव है उसको जिंदा रखेंगे, वो तो जिंदा रख लेंगे क्योंकि मीडिया सपोर्ट करेगा, मीडिया को खबर भी चाहिए, पीडीएम थोड़ी खामोश बैठी हुई है, तो इस तरह तो चीजें नहीं चलेंगी। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि आज से 20 साल पहले जब नैब बनी तो आज तक किस चीज ने रोका था नैब को शरीफ फैमिली के मामलात को अनर्थ करने में? क्यों एक क्लीन इंक्वायरी आज तक नहीं हो सकी? हमारे अपने अदारे ही कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। हम करने चले थे अकाउंटेबिलिटी और खुद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली किसी हद तक अपने सपोर्टर वोटर को ये बताने में कामयाब हो चुकी है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कभी वो जज साहब वाला भी वाकया हो गया। सो मेरा ख्याल है कि जो हार्ड फैक्ट्स हैं, कंक्रीट फैक्ट्स हैं, उनके जरिए प्रूव होना चाहिए कि शरीफ फैमिली ने कहां पैसा चुराया, कहां किया। ये वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये फॉर्मर डिक्टेटर जनाब मुशर्रफ भी नहीं कर सके, इमरान खान से भी 5 सालों में ना हुआ, तो यकीन करके माने कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। सो मीडिया कंजम्पशन के लिए तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसको फैक्ट्स के साथ प्रूव करें और हमें बताएं, इनको सजाएं दें, जो मुलव्वस है उनको सजाएं दें। और अभी खुदारा ये जो हम सुनते हैं कि डील हो गई, बार्गेन हो गई, ये खत्म होनी चाहिए और वंस फॉर ऑल मियां नवाज शरीफ साहब को भी बेशक लेके आए वापस, मरियम नवाज को भी सजाएं दें, शहबाज शरीफ को भी दें, जरदारी साहब को भी दें, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए दें जिससे अदारों के ऊपर उंगली भी ना उठे और अवाम भी माने कि ये वाकई एहतसाब हुआ। अवाम भी माने, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन आपने जिसकी तरफ इशारा किया
कि अवाम भी माने कि एहतसाब हुआ, उंगली भी ना उठे, वंस एंड फॉर ऑल भी हो जाए। ये हो जाए तो फिर तो खैर मामलात ही बड़े हद तक सीधे हो जाएं, बट वी कैन ओनली होप फॉर दैट। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, जो बातें अभी चीमा साहब ने कही ये बड़ी आइडियल और अच्छी बातें हैं, हम सब की उम्मीद और ख्वाहिश यही है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप सर चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, सियासी लोग इंटरलिंक्ड हैं, फ़वाइद इंटरलिंक्ड हैं, जो फ़ायदे लेते रहे, कल कौन कहाँ था, किस जमात में था, आज कहाँ है, आज किसका इत्तेहादी है, ये तो ऐसी सियासत चलती आ रही है। जब काफ लीग इक़्तिदार में थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो कहाँ से टूट के आई थी और लिंक्ड कहाँ होती थी, वो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। फिर अगर कुछ लोगों को आप रियायत देंगे, कुछ लोग आपके करीबी होंगे, जो आज भी हम देख रहे हैं। शुगर माफिया की बात करें तो उसमें जहांगीर तरीन साहब भी हैं, उसमें और भी लोग हैं, उसमें नून लीग के भी हैं, काफ लीग के भी हैं। लेकिन आपको अगर जहांगीर तरीन साहब को मुल्क से बाहर भेजना है और काफ लीग को क्लीन चिट देनी है, फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप खाली नून लीग को रगड़ें, आप सबको एक साथ ही बात करेंगे, लेकिन वो आप करने की पोजीशन में नहीं है। एंड सो ऑन, बड़ी लंबी इसकी लिस्ट है, मैं उसकी तफसील में जाऊँ। किस तरह मुमकिन, किस तरह हो पाएगा? बिकॉज हर किसी का हमने देखा, चाहे आमिर था, हाथ यहीं बंधे हुए थे कि कोई ना कोई जी अच्छा 2 को पकड़ा, तीसरा अपना आ गया, ओह जी ख़त्म करो सारा मामला। इवेंचुअली आपको ख़त्म करना पड़ा। अब भी यही मामला है, इस मौजूदा हुकूमत का भी अलमिया यही है। ये कौन सा नए लोगों के साथ मुंतखब होके आई है? ये भी तो एक मिक्स्ड प्लेटर है, हर जमात हर जगह से मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए हैं जिनका एक माजी भी है, वो कहीं ना कहीं लिंक निकल आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30 साल से जो हम करप्शन का राग लाप रहे हैं, और बाकी जो ऑडिट रिपोर्ट आती हैं मुख्तलिफ महकमों की, और जो एसेट्स आते हैं सियासतदानों के और लीड से, तो उससे लगता है कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसमें 2 पहलू हैं। पहले तो हमारी ये सबसे बड़ी नाकामी है कि ना हम एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा कानून बना सके जिस पे सबका इत्तफाक हो और वो गैर मुतनाज़े हो, डिस्क्रिमिनेशन उसमें ना हो, ना हम ऐसा इदारा इंस्टीट्यूशन बना सके। पहले से मौजूद थे सूबाई सतह पे एंटी करप्शन के महकमे और वफाकी सतह पे FIA, तो अमेरिका हो, इंडिया हो, वहाँ पे CBI FIA तर्ज का एक इदारा है। तो ये इदारे काम नहीं कर रहे थे, तो जनरल मुशर्रफ के वक्त सोचा गया कि एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया जाए। तो अब जब उसको देखें, 2000 से 20 साल, 20 साल 2 दहाइयाँ हमने इस पे ज़ाया कर दी, और ना आज प्रोसेस हमारे पास फेयर है, ना हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिस पे लोगों का गैर मुतज़लज़ल ईमान हो, और ना ऐसे लाज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इससे एक अगर सम अप करें, वैसे तो आपका जो इब्तदाइया और सवाल थे, वो सवाल के साथ साथ बड़े खूबसूरत कमेंट भी थे, तो वो यही है कि पाकिस्तान में रियल अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब की असल कोई मुहिम नहीं, ये एलीट की लड़ाई है। तो इसमें सिर्फ इस हद तक तस्कीन है कि पहले लोग थड़ों पे खुश होते थे कि फलां जो है उसको इज्जत उछाली गई है, उसके इससे ये पैसा निकल आया। अब हम मीडिया और टॉक शो से, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये एलीट की आपस में लड़ाई है, और एलीट जब इस हद तक जाएगी कि इस निज़ाम को कोई ख़तरा होगा, तो सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए डील्स ऑफर करना शुरू कर देंगे। अब आप देखें कि हर हुकूमत में, खा वो फौजी हुकूमत हो, गैर फौजी हुकूमत हो, एक ऐसे निज़ाम के अंदर लोग होते हैं जो ब्लैकमेल करके एहतसाब को रुकवा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एहतसाब के लिए कि इस लीड की पावर, और इमरान खान साहब ने इतना सादा हमें ये इसका नुस्खा कीमिया बताया कि एक आदमी ऊपर आ जाए, पेश इमाम ठीक हो तो पीछे नमाजी मुक्तदी। तो जिस निज़ाम में को तब्दील किए बगैर एक आदमी आ जाए तो वो निज़ाम भी में बेबस होगा। अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है, और वो अपने बयानात भी बदल रहे हैं। लेकिन निज़ाम का हिस्सा बन जाने से, निज़ाम के नए लोग आ जाने से निज़ाम बरकरार रहता है। तो अब ये जो आज उमर चीमा साहब मारूफ तहकीकाती रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरी आई है, और मैं ज़ाती इसका रावी हूँ कि जो नैब के एक साबिक डिप्टी चेयरमैन है, जनरल रिटायर्ड उस्मान शाह, वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, और उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया, मैंने ट्वीट भी किया, आपके प्रोग्राम में भी नाजरीन को बता देता हूँ कि जनरल अमजद और उन्होंने कहते हैं कि हमने रात 2:30-3 बजे तक
ये फाइलें खंगाल के सेहत ख़राब करके लिस्ट बनाई कि ये लोग हैं जिनके बायर एसेट्स हैं और ये करप्शन और ये सारे सबूत। तो जब लिस्ट पेश की गई प्रेजेंटेशन जनरल मुशर्रफ को, तो उन्होंने उनकी सरजनिश की कि मैंने हुकूमत भी चलानी है, बरकरार भी रखनी है, अगर इस तरह आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो ये हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी। तो आज भी वही कैफियत है, हुकूमत को बरकरार भी रखना है, सिर्फ सियासी मुखालफिन को गंदा करना है और एलीट की आपस में लड़ाई से आम आदमी के कोई तस्कीन का सामान पैदा नहीं होता। तो ये जो है, एक तो पॉलिटिशियन जो है उसको अपने एसेट जाहिर करने पड़ते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, लेकिन जो दूसरे बाअसर लोग हैं वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, वो आला अफसरान है, कोई ऐसा कवानीन नहीं कि जब वो अहम ओहदों पे फायज हों तो उनको अपने असासे जो हैं या उनकी इनकम या वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़े। तो इसलिए बड़ा पुरस्कार है। तीसरा जो पहलू है कि हम बाहर की कंपनियों को पैसे दे रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बासलाहियत हैं और उनके ऊपर मुझे फ़ख्र है। तो उनको हम मिलियंस पाउंड क्यों दे रहे हैं, डॉलर क्यों दे रहे हैं एसेट? हमारी एजेंसीज को एक एक चीज़ का पता है। जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ फैमिली वो बात आपकी मलिक साहब बजा इंफॉर्मेशन होना और फिर जाहिर है उसमें फाइनेंशियल मैटर्स और दीगर चीज़ें, उसके लिए वो एजेंसियों का यकीनन काम नहीं हो जाता। हम जनरल इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं उनसे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्रोसेस करना या कहीं पुटअप करना, वो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। बाकी आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। मैं मुबशिर भाई आपसे जानना चाहूँगा, मेरा एक देखने का जाविया है और यकीनन आपके तजर्बे और अपने बाकी साथियों के तजर्बे की रोशनी में मैं उस पर ओपिनियन ज़रा चाहूँगा। एक तो ये कि हम जो नुकसान होना था पाकिस्तान को 70-72 साल में करप्शन लूटमार के ज़रिए, वो तो हो चुका है। एक मामला ये रहा है कि 70-72 साल में हम आज से 50 साल 30 साल 25 साल पीछे चले जाएं, हम हमेशा माजी की करप्शन को रोकने, माजी की करप्शन के पैसे को वापस लाने, लूटी हुई दौलत को रिकवर करने के चक्कर में रहे हैं। आज तक कर नहीं पाए, कुछ रिकवर नहीं कर पाए और वक्त गुजरता गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल के परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था आज से 20 साल पहले, 2 दहाइयाँ बड़ा अरसा होता है। एक आज़म कि जी हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, सुराग लगाएंगे। आज 2020 में भी बैठे हुए हम कुछ नहीं वापस ला सके। लेकिन इन 20 साल में करप्शन बहुत और हो गई, बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई। अब हर गुजरते साल के साथ करप्शन मज़ीद बढ़ती जा रही है, मज़ीद रकम लूटी जा रही है, मुल्क से बाहर मुंतकिल की जा रही है। ज़रूर फोकस कीजिए, काश कि कभी आप ले आने में कामयाब हो जाएं। मैं तो अब होपलेस हो रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आता कि आप ला सकेंगे। क्यों नहीं आज तक किसी ने कोशिश की कि ये अज़्म आज से करते हैं कि ऐसा एक मैकेनिज़्म, एक ऐसा सेटअप लेके आएँ कि आज के बाद कम से कम कोई ना लूट सके या आज के बाद पैसा बाहर ना ले जा सके। ये हमने नहीं बनाया। हम हर 10 साल बाद पिछले के 10 साल को प्रोबेन करते हैं और अगले 10 साल लोग फिर पैसे बाहर ले जाते हैं। ना हम पिछले ला सकते हैं, ना अगलों को रोक सकते हैं। कानून जो है ना, बुनियादी तौर पे ये अगर आप प्लेटो को पढ़ें तो वो भी यही एडवाइस करता है कि कानून को अवॉइड करें, क्योंकि कानून आपके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं कर सकता। तो बात उसकी फ़िलासफ़ी में कुछ ना कुछ नज़र आती है। पाकिस्तान को तो देखें, कम अज़ कम तो पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए, आम आवाम के लिए है। यहाँ पे सरगोदा का एक जो है वो प्रोफेसर हथकड़ी में नैब कस्टडी में मर जाता है, या फिर जहांगीर बदर के एक साथी जो वर्कर थे पीपल्स पार्टी के, वो मर जाते हैं। अदरवाइज़ आपने कभी नहीं देखा होगा किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को इस तरह नैब में रहते हुए। और अगर वो कभी आम आदमी की तरह रहते भी हैं तो कोर्ट उन्हें रिलीफ दे देता है, जो कि गरीब आदमी के लिए नहीं कभी भी देगा कोर्ट। ये पाकिस्तान में डिस्पैरिटी जो है ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। ज़रा थोड़ा सा 70 साल की तारीख को मैं अगर 2 मिनट में बयान कर दूं कि ये बुनियादी तौर पे अकाउंटेबिलिटी जो है, ये कोई भी हुक्मरान हो उसने अपने सिर्फ मकासद के लिए इस्तेमाल की है। उसके अपने गुड से, अपने बैड से, जिनको उसने बैड डिक्लेयर करना था इसी एहतसाब के नाम पे कर देता था। लियाकत अली खान के दौर में प्रोडा का कानून हुआ और बहुत से लोगों को प्रोसिक्यूट किए बगैर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लाइफ बैन कर दिया गया पॉलिटिक्स में। अयूब खान के दौर में एब्डो हुआ, उसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो बाद में उन्हें प्रोसिक्यूट किए बगैर डिस्क्वालीफाई किया गया और बाद में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बने। ठीक है जी।
मसला ये है। और उसके बाद आप देखते जाइए, मतलब आगे याहिया खान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, भुट्टो साहब ने भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनके दौर में हमें विक्टिमाइजेशन उस तरह नज़र नहीं आती। फिर ज़िया साहब आए, उन्होंने 2 जो है वो प्रेसिडेंशियल प्रोविंशियल ऑर्डर्स जो है, प्रोविजनल ऑर्डर्स जो है वो इशू किए। लेकिन आप देखें 85 की असेंबली के बाद बुनियादी तौर पे करप्शन ही रहा, तो 85 के बाद आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के साथ नज़र आता है। बशीर भाई, ये जो आज 2018 से 20 तक का करप्शन के खात्मे का नारा है, इसमें क्या वजन है, इसको कैसे देखते हैं? तो माजी हो गया ना। मैं वही अर्ज करता हूं हजूर के करप्शन को किसने ढूंढना है? इन अदारों ने। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो अदारे करप्शन का सुराग लगा रहे हैं या करप्ट अफराद को टारगेट कर रहे हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक है, जो ख़ुद भी करप्शन फ्री नहीं है। जब तक आप इंतहाई फेयर किस्म के अदारों का क़याम नहीं करते, पाकिस्तान में जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। फ्री एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल विद द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। चीमा साहब, क्या करें? इंस्टीट्यूशंस को बदल दें? ये बदलने की भी बात करते हैं, बदलना भी मुमकिन नहीं। बज़ाहिर हम बड़े इस वक्त उलझे हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें मामलात सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो ऑप्शंस हैं उनका रास्ता बड़ा कठिन है या कोई उनकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। जिन रस्तों पर चल रहे हैं इनकी मंजिल कोई नहीं। देखिए अरसलान साहब, मैं समझता ये हूं कि इमरान खान साहब हमेशा एक बात करते हैं अक्सर अपनी टॉक्स में कि लीडर वो होता है जो लोगों को जोड़ता है। एक बात, अच्छा, अगर लीडर लोगों को जोड़ता है तो फिर इमरान खान साहब पोलराइजेशन क्यों कर रहे हैं मुल्क के अंदर? क्यों पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं दी जाती? क्यों वहां पर बैठ के पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट किया नहीं जाता? क्यों ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया जाता है? क्यों पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीड को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है क्या करना है, लेकिन ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है कि ये आपको हर वो काम करने पे मजबूर करती है जिसका आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। सो अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, बिल्कुल करें। देखिए, पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे मजबूर हैं। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब का बाहर चले जाना आपको नहीं पता मजबूरी है? किस किस की मजबूरी? सबकी मजबूरी है। और जिस तरह ताहिर मलिक साहब बात कर रहे थे, ऑफ डील्स ऑफर की जाती हैं, तो या मुशर्रफ साहब का वो जो जनरल उस्मान का जिक्र कर रहे थे, तो ये सिस्टम भी तो चलना है। सो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब वाकई ही अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और अगले 5 साल वो चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करे, जिसको आजकल नेशनल डायलॉग भी कह रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर कोई भी ये पसंद नहीं करता कि सियासी जमातों की। चीमा साहब, हो रहा है ना डायलॉग हो रहा है, एक पार्टी स्टेक होल्डर है, खबरें हमें मिल रही हैं कि उसके साथ बैक चैनल डायलॉग हो रहा है। अरसलान साहब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक आधी पार्टी के साथ तो नहीं है, इतनी पार्टीज हैं। अभी आपके ख्याल से कि नून लीग और फजल रहमान साहब किसी डायलॉग के मूड में हैं? सर जी, आपने उनको इस मुकाम पे ले दिया कि वो यहाँ वो ये बातें कर रहे हैं। डायलॉग तो वो आज भी कर लेंगे और जब भी जरूरत पड़ती है इनको डायलॉग कर लेते हैं। कोई भी नहीं छोड़ता डायलॉग। तो ये जो आजकल क्या पहले डायलॉग नहीं किया, क्या अभी लोग रेडी नहीं है? ये तो इतना उनको पता है कि हुकूमती पार्टी। और देखें, एक बात बताऊं, इमरान खान साहब इस वक्त थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि अदारों के दरमियान अदारों को पॉलिटिसाइज हो गए हमारे। देखें ना, कल जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बता रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या दहशतगर्दी की जंग में, और सारे मीडिया ने जो उनको PDM के स्टेटमेंट से पकड़ लिया। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी और आर्मी को भी इस चीजों में ले आए, जबकि उनका काम ही कोई और है। सो मेरा ख्याल है कि ये वंस फॉर ऑल बैठ के बात करें। खुदारा, ये दुनिया हमारा बड़ा मजाक उड़ा रही है, हम तो आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते ही हैं। लोग समझते हैं कि देखिए इनके मुल्क में क्या जो जंगल का कानून बना हुआ है, जो मर्जी वो ट्विटर ट्रेंड्स देख लें शाम को क्या हो रहा होता है। सो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हमने चीमा साहब, ये तो अब सब जगह ही चल रहा है, अब ये तो कहने की बातें रह गई हैं। हमने अमेरिका देख लिया, तो पीछे क्या रह जाता है? हम तो फिर बहुत बेहतर हैं। अमेरिका में देखें तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हैं। पहली दफा अगर इस तरह की पोलराइजेशन हो रही है, हमारा उनका उस तरह का कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन आई सेड दैट ऑन अ लाइटर नोट। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने लाइटर नोट पे बिल्कुल अपनी बात की। एक ब्रेक की जाने पर बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। साथ साथ कुछ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ख़ास तौर पे PDM का, उस पर भी बात करेंगे। साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, मैं प्रिसाइजली पहले तो इस मामले को हम सम अप कर लें, फिर हम सियासी सूरत पर आते हैं। आपकी नज़र में क्या सलूशन है इस वक्त? जो हालात हैं, जो प्रोबिन करना है, ब्रॉडशीट आया, सब पे सवाल उठ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे पे सवाल उठा रहा है, अपने सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। यही एक रियलिटी है। इसका सलूशन क्या है? प्रिसाइज सलूशन मुझे कुछ सजेस्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। इसका सलूशन यही है, देखें जो अभी हमारे दोस्त कमर चीमा साहब ने बताया, इस वक्त एक टेम्परेचर को और नीचे करने की ज़रूरत है। पोलराइजेशन मुल्क के मुफाद में नहीं है और यकसू होकर रियासत को जो दरपेश चैलेंज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि साउथ अफ्रीका का मॉडल जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम करप्शन के ऊपर जो है लोगों को माफ़ कर दें, बल्कि ये होना चाहिए कि जो माजी में गलतियाँ हुई हैं और जो इदारों में कमज़ोरियाँ हैं और जो हमने कंप्रोमाइज़ किए हैं उनको तस्लीम करते हुए आगे हम एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाएं कि जिस एहतसाब के निज़ाम पे सबका इत्तफाक हो जाए। तो ये जो है यही चीज़ हमें बैसियत रियासत और हुकूमत आगे की जानिब ले जा सकती है। मौजूदा बहरान से हम निकल सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्तलिफ डायरेक्शन जो दी हैं मुख्तलिफ केसेस में और एहतसाब के कवानीन में जो खामियां उनकी तरफ इशारा किया है, तो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे फोरम मौजूद हैं, उन्हें फ़ाल करने की ज़रूरत है। और ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं हर सियासी पार्टी में कि जिनका एहतराम है मुख्तलिफ सियासी जमातों में। लेकिन मलिक साहब, बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा सब स्टेक होल्डर्स को इसके लिए, उसके लिए तैयार हो जाएंगे सब? जी, एक ये और दूसरा ये कि इस वक्त अगर आप ये समझते हैं कि ये टाइम है हम दबा लेंगे कानून बरकरार, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी गलती की कि एहतसाब के कवानीन का जायज़ा नहीं लिया, उनका इस्तेमाल किया कि आज हम इक़्तिदार में, तो ये एक एंडलेस विशियस साइकिल होगा। आज जो गवर्नमेंट है कल वो अपोजिशन। मलिक साहब ये बताएं, ये क्या खबर है पीछे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को बैक चैनल डायलॉग के हवाले से कितनी को खबर है आपके पास? मेरे पास तो मेरे राय में इस वक्त हमेशा जो सियासी पार्टियां होती हैं उनके मुख्तलिफ इदारों में ब्यूरोक्रेसी में मरासिम होते हैं और सब सियासी पार्टियों से बातचीत भी चल रही है। इस वक्त भी बिहाइंड द सीन बात चल रही है और ये अच्छी बात है। तो यही जो चीमा साहब भी कह रहे थे कि अगर हम इसको ओपन एक गवर्नमेंट इसका मैकेनिज्म तय कर दे। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया मलिक साहब का। मैं मुबशिर भाई की जानिब बढ़ूंगा। सर, अब ज़रा थोड़ा सा ये किस तरफ जा रहा है पीडीएम और क्या मामलात हैं? रावलपिंडी आएंगे, रावलपिंडी बड़ा उसकी तारीख़ है, यहाँ पर बड़ी शख्सियात ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। लियाकत बाग बड़ी मशहूर जगह है, कौन नहीं जानता। और अगर मौलाना साहब भी आना चाहते हैं तो रावलपिंडी में वो क्या मखसूस किसी जगह की तो बात नहीं करते, लियाकत बाग बहुत बड़ा एक जलसा गाह है, आएँ जलसा करें, वहाँ पर क्या मसला है? जी देखिए, पहली बात तो वो आपने डायलॉग की तो बिल्कुल ठीक बात है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्स होती है, वो डायलॉग्स के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करती। और ये बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं सारे ही, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं, हर पे पीपल्स पार्टी के बारे में तो मतलब वो फैलाया जा रहा है। डायलॉग हो ज़रूर रहे हैं लेकिन जितनी प्रोजेक्शन उनको दी जा रही है वो सिर्फ एक दरार डालने की कोशिश है पीडीएम के अंदर, सिर्फ ये इंप्रेशन दे के कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही डायलॉग हो रहे हैं ताकि बदगुमानी पैदा हो। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। डायलॉग्स जो हैं वो तकरीबन ये तीनों मेन कंपोनेंट्स जो हैं पीडीएम के, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पे हो रहे हैं। वो अलग बात है कि तीनों पार्टीज़ ही डटी हुई हैं। आगे जो देख रहे हैं वो सेनेट इलेक्शन को देख रहे हैं। अभी बाई इलेक्शंस होंगे, उसमें उनकी स्ट्रेटजी आप देखिए। पंजाब से 2 ख़वातीन को टिकट दिया गया है पीएमएलएन ने, एमएनए का, और बात यहाँ पे हो रही है कि उनको अगर चूँकि वहाँ पे लीडिंग या रनर्स अप जो हैं वो पीएमएलएन ही रही, तो अगर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें भी अगरचे उनका थोड़ा वोट बैंक है उधर, वो भी सपोर्ट कर दें तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी जिस पे सोचा जा रहा है। फिर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी सोच रहे हैं कि मिलके लड़ें। तो पीडीएम तो अपनी मूव्स कर रहा है। जहाँ तक रावलपिंडी का ताल्लुक़ रहा तो मैंने पिछले किसी एक प्रोग्राम में कहा कि अगर रावलपिंडी बहुत बड़ा है, लियाकत बाग है और उसके बाद फैज़ाबाद की एक टेल जो है रावलपिंडी को लगती है। अगर मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी उधर बैठ सकते हैं तो पीडीएम भी बैठ सकती है फैज़ाबाद के इर्द गिर्द। तो उसमें क्या हर्ज वाली बात है? उस पर हमारे
जो मोहतरम हैं और सीनियर हैं जनरल अमजद शुएब, उनका ख्याल ये था कि फैज़ाबाद पूरे का पूरा इस्लामाबाद में है। तो लेकिन बात ये है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी सर अब तो फैज़ाबाद के साथ इतना बड़ा परेड ग्राउंड मौजूद है, बड़ी कैपेसिटी है, वहाँ जलसा करें, वहाँ बैठें, मौसम बड़ा ज़बरदस्त बड़ी कैपेसिटी है। तो देखिए अगर तो मतलब जिस जगह का ख़तरा महसूस करते हैं हुकूमत और हमारे अस्करी अदारे, उससे हट के कहीं भी जलसा करने का हक उन्हें है, क्योंकि उधर तो सिक्योरिटी रीजंस बन सकती हैं। इसलिए सोचा जा सकता है कि ये डिमांड शायद ठीक नहीं पीडीएम की। लेकिन उसके अलावा तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रावलपिंडी के अंदर किसी आम पब्लिक प्लेस के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी शहरी प्रोटेस्ट करने का हक रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली पीडीएम वहाँ पे जाके जलसा नहीं, कर लेकिन सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है ना सर इसके लिए, ये तो मौलाना की ख्वाहिश है। जी मौलाना की ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी यही सोचना चाहिए कि वो फैज़ाबाद साइड पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अपना जो एक्चुअली तो शो ऑफ पावर है और मैसेज कन्वे करना है, तो वहाँ से भी मैसेज कन्वे हो जाएगा, क्योंकि माजी में खादिम रिजवी साहब का मैसेज भी कन्वे हो गया था। पहले तो ये देखना है जी, अब जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जिस पे हुकूमत ने बड़े खुले दिल से कहा आएँ जी मोस्ट वेलकम, वहाँ पे ये क्या करते हैं। चीमा साहब आपकी क्या राय होगी सर इस वक्त के ये क्या ज़िद है बिला वजह की, और मौलाना फजल रहमान साहब के रोज़ाना के बयान आते हैं, आज वो कह रहे हैं, आवाम कह रहे हैं पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। देखिए इसमें अरसलान साहब, मैं समझता हूँ कि जिस दिन बिलावल साहब ने गिलगित में नवाज शरीफ साहब के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी कि जो उन्होंने लोगों के अस्करी इदारों के लोगों के नाम लिए उनको प्रूफ देने पड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं उस दिन दरार पड़नी शुरू हो गई थी पीडीएम में। किस तरह की दरार पड़ती है वो बाद में डिस्कस किया जा सकता। फिर लाहौर का जलसा भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था। फिर पीडीएम की जारी बात है उनको ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने पड़ रहे हैं, सेनेट में भी जाना पड़ रहा है, तो वो अपने की हुई बातों से एक कदम पीछे पीछे आ रहे हैं। सो जारी बात है क्योंकि सारी डिफरेंट सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, तो मुश्किल तो होती है कंसेंसस पैदा करने में। सो ऐसे ही होगा कि जो अगर ये करते भी हैं आके धरना वगैरह या सियासत करते हैं, तो मैंने तो पहले भी पिछले साल भी ये कहा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये 2023 तक करना है, क्योंकि आपने उनकी सारी खेलने की ग्राउंड ही छीन ली उनसे। ना वो केपी में है, ना मरकज में, ना बलोचिस्तान में, वो कहीं भी मौजूद नहीं है। तो उनको अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, वो 10 साल से केपी से आउट हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। और बाकी जमातें जो हैं, पीएमएलएन में मरियम है, तो वो अपनी रिट स्टैब्लिश कर रही है पार्टी के अंदर। सो मुझे लगता है कि पीडीएम वो नतायज नहीं अचीव कर सकेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर पीडीएम का कोई जॉइंट फ्रंट नहीं है। पीडीएम हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज किया है पीटीआई ने उसको, और पीटीआई ने अपना सोशल मीडिया विंग दोबारा बहुत ज्यादा एक्टिव कर लिया, जो कि हुकूमत बनाने के कुछ अर्सा बाद इतना फाल नहीं रहा था। सो वो समझते हैं कि हमें एक पीडीएम को डील करने के लिए और इनके सियासतदानों को, लीडरशिप को एक्सपोज करने के लिए थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट जनरेट करना है। सो पीडीएम उस तरह एक जॉइंट फ्रंट दे नहीं पा रही जितने बड़े लीडर हैं। उसकी वजह यह है कि पीडीएम का जो कंसेंसस है जो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, वो बड़ा नैरो है। ये कोई इतना बड़ा पीडीएम बात नहीं कर रही, कोई ब्रॉडर नेशनल जो है स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रही पीडीएम, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल की चेंजेस के हवाले से हो, या वो जिसे आप कह लें कि कोई ब्रॉडर एंगल उसमें डिस्कस कर रही हो मुल्क के हवाले से। वो सिर्फ अपने हद तक चीजें डिस्कस कर रही हैं, जिससे वो पीडीएम को वो जो है वो इंटेलेक्चुअल हलकों से भी वो पजीराई नहीं मिल रही शायद जो मिलनी चाहिए। राइटली सेट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त यकीनन जो डिसाइसिव टाइम होगा जब अमली तौर पर क्या प्लान ऑफ एक्शन है और उस पर अमल दरामद किस तरह होना है, उस वक्त पता लग सकेगा कि मूड क्या है और कौन कितना साथ है और कितनी दरार पड़ चुकी है। बट इस वक्त अपने अपने मूड्स हैं, कोई बहुत टफ टाइम हेड ऑन करना चाह रहा है, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है। ओनली टाइम विल टेल कि ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन जो बेहतर है पाकिस्तान के लिए उम्मीद करते हैं वही। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।